जो आपको ये वो साइकिल्स के बारे में सही 112,000 years के बाद नई साइकिल सही तो इसका हम क्लाइमेट चेंज से इमीडिएट तो नहीं हो सकते प्लस होता है स्टैटिस्टिकली बता तो नहीं प्लस होता रिलेशनशिप तो है ना 100 साल बाद और मिलियंस ऑफ ईयर बाद रिलेशनशिप तो है इट इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द climate. Okay, so let's return to another one. So some people have hypothesized that even the movement of Earth plates can cause changes in ocean patterns and which can influence your climate change. But it is like very slow process. जो आपके अर्थ की कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट है प्लेट्स के आपस में कोलिजन है जो अर्थ को कॉज करते हैं तो that is extremely slow process and like it is known to influence climate. It can influence your whole climate condition. But again, it's slow. ये जो बात करते हैं कि जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वो एक इवेंट्स आते रहते हैं वार्म पीरियड cold ages ये आते रहते हैं ओके सो बट द पॉइंट इज के अब another is causes El Nino and Nina. It's a Spanish word for boy and girl. So basically what happens that over some 5 years time there is a change in temperature in ocean because of circulation या उसकी जो current patterns होते हैं वो 5 years बाद change हो जाते हैं ये उसमें changes आती हैं that is what El Nino साउथ में ऑस्किलेशन होती है ट्रेंड्स चेंज होते हैं या सॉरी दोनों होते साउथ में नहीं कुछ स्पेसिफिक आई थिंक दिस वन हां या सो El Nino इज बेसिकली causes increase in surface temperature जबकि El Nina it reduces the surface temperature every 5 6 7 years ये current phases होते हैं 5 to 7 years people say that 5 साल 6 साल बाद फर्क आ रहा है ये तो उसकी वजह से आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं आ रहा 1516 में it was one of the strongest in which there was huge droughts and so it can influence the climate change. तो ये देखिए आपके अगले 4-5 years के बाद El Nino और Nina इफेक्ट आ रहा है cooler than average ocean and hotter than average temperature sometimes. So oscillation periods आ रहे हैं 5 to 7 years बाद जो आपके अर्थ के करंट phases के अंदर चेंज ला रहे हैं. So it's a natural process जो it is believed thousands of years से ये हो रहा है. तो ये तो climate change नहीं है. ये इसके impacts probable impacts हैं जो राउंड अबाउट आपके इक्वेटर्स के राउंड अबाउट एरियाज होते हैं उस पर ज्यादा इफेक्ट करते हैं. चलिए हम की बात करते हैं नेचुरल कॉजेस की. डिफरेंट बातें की हमने जो थ्योरेटिकली कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं किसी की लिटिल कंट्रीब्यूशन है किसी की ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेकिन फिर भी हम क्यों कहते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक मींस ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज. ये सबसे ज्यादा क्यों व्हाई साइंटिस्ट्स एग्री दैट ह्यूमंस आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज. नॉर्मल टेम्परेचर देखें जो ओवर द इयर्स मिलियंस ऑफ आपके मिलियंस ऑफ इयर्स से है 800,000 ईयर्स से नॉर्मल टेम्परेचर देखो कब है यहाँ क्या फर्क है जो सब में नहीं है. ये आपको ये नजर आ रहा है टेम्परेचर की लाइन. हाँ ये करंट ट्रेंड है. ओवरऑल जब ट्रेंड से कंपेयर करें तो ये देखें ये आपको वेरिएशन ये एबनॉर्मल नहीं नजर आ रहा. हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली जब से 70s में इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई तो 17th सेंचुरी बेसिकली 17th सेंचुरी उसके बाद से हम this is one of the indicator which can say climate change is caused by human. इससे पहले ह्यूमन की एनवायरनमेंट के ऊपर कोई खास इन्फ्लुएंस था ही नहीं.
ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ क्यों है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब हमें पता चल गया दिस इज वन ऑफ द डायरेक्ट okay proxy indicator which says that because of humans or modern age climate change is happening. Okay, ये जो मॉडल है आपका, जो करंट ट्रेंड्स को मॉडल करते हैं पास्ट डाटा को याद कर, ओनली इफ वी इनकॉर्पोरेट ह्यूमन इमिशंस तब ये मॉडल फिट होगा। स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली ये मॉडल फिट ही नहीं होगा जो अगर हम पास्ट जो नेचुरल कॉजेज जितने मर्जी ले लें उस मॉडल में एंटर करें तो वो मॉडल उतना एक्यूरेट नहीं होता जो प्रेडिक्ट करे आज का टेम्परेचर। प्रेडिक्शन मॉडलिंग क्या होती है? हम बात करें प्रेडिक्शन की बात और वर्ड यूज कर रहे हैं, पास्ट ट्रेंड्स को देख के फ्यूचर के लिए फोकस। ओके, तो प्रेडिक्शन ये होता है। वैलिडिटी कैसे करते हैं इस प्रेडिक्शन की? वैलिडिटी प्रेडिक्शन मॉडल कितना सही है ये कैसे पता चलेगा? हम 100 साल तक वेट नहीं कर सकते जो प्रेडिक्शन की थी। हम कैसे ये कह सकते हैं कि 100 इयर्स पर नहीं होगा? पास्ट का डेटा देख ओके, पास का डेटा देखेंगे ऑफ कोर्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है हाँ ओके, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग पर प्लानिंग पढ़ी होगी, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, उसमें वैलिडिटी करते हैं आपकी लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को। ओके, शायद आपको नहीं पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन में जो क्या गया अभी। ओके, सो व्हाट हैपेंस, आपने आपके पास 300 का डेटा सेट है, 300 350 का डेटा सेट, 300 में से आप 350 में से 300 पे आप एक मॉडल तैयार करते हैं 300 डेटा सेट्स का और कहते हैं इस तरह होगा, और उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट 50 मॉडल्स को ट्राई करते थे कि इस 300 से मैंने मॉडल जो तैयार किया है यूजिंग दिस डेटा, does this model also true for the less number that is 50 samples or not? ये इसकी वैलिडिटी होती है, ये टेस्ट वैलिड है। अगर वो 50 को 90% 80% लेट्स 75% जो ऊपर कर दे टच, तो 20 से जो हमने प्रेडिक्शन मॉडलिंग तैयार किया है दिस ट्रू। लाइक हमारे पास पुराना डाटा है 100 इयर्स का डाटा, 100 इयर्स का डाटा, लेट्स से 120 इयर्स का डाटा, 100 इयर्स का डाटा बना के आप मॉडल करते हैं नेक्स्ट 20 इयर्स का, कि नेक्स्ट 20 इयर्स में ये होगा, और 20 इयर्स का भी डाटा हमारे पास, उसको हम मैच करेंगे तो अगर 90% 80% मैच हो गया इट मींस हमारा प्रेडिक्शन मॉडलिंग सही है। अब हम इसको 120 से 150 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मैं सिंपल मैथमेटिक्स समझाइए आपको प्रेडिक्शन मॉडलिंग क्या होती है, और दैट इज व्हाट साइंस इज। आपके ज्यादातर रिसर्चेस प्रेडिक्शन मॉडलिंग की होती हैं, इससे ये क्या होगा, मेडिसिन ले रहे हैं, सोशल साइंसेस ले रहे हैं, इंजीनियरिंग ले रहे हैं, सारा उसमें हम यही देखते हैं क्या होगा, सिमुलेशंस बनती हैं, ऐसी बनती है बैकग्राउंड पे ये होता है। रिग्रेशन मॉडल भी लोग कहते हैं इसको, बहुत नाम है इसके, डिफरेंट टाइप्स है। क्लियर? 95 में कहा कि देयर इज एन एविडेंस विच आईपीसीसी ने कहा 95 में कि देयर इज एन एविडेंस विच सजेस्ट दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंसिंग। अब टर्मिनोलॉजी देखें ओवर द इयर्स, 2001 में most warming is likely because of human activities, 27 most of very likely, नहीं और इंक्रीज होता जा रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटीज अच्छी होती जा रही है। पहले हमारा इतना डाटा नहीं था, हमारा डाटा आता है आई थिंक 2012 का आई फॉरगॉट टू कोट, 2012 में भी उन्होंने कह दिया था कि ह्यूमन आर कॉजिंग लाइक 90% ऑफ द। तो अब आपकी बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, your energy is not able to escape from particular region। जब एक जगह से एनर्जी escape नहीं कर पाती तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसकी फिजिक्स क्या है, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं, लाइक इट व्हेन इट टचेस, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। आपकी किसी सर्विस में हिट करती है ना हीट, तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो वेवलेंथ आपके एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट तो उसके अंदर चली गई शॉर्ट वेवलेंथ, लेकिन जब नीचे हिट करके कन्वर्ट हुई लॉन्ग, उनकी वेवलेंथ बढ़ गई है, तो जो वापस हिट किया क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंस है तो वो वापस बाहर नहीं निकल सकती। वो डेंस क्या है? कार्बन इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इन द एयर। सो उसके बाहर से एनर्जी पेनिट्रेट तो कर जाती है अंदर शॉर्टर वेवलेंथ, लेकिन जब वो हिट करती है टारगेट को तो वापस रिफ्लेक्ट होके हाजिर। दैट इज बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन्होंने बात की एब्जॉर्प्शन की भी,
एक लिमिट होती है हर चीज की। जब लिमिट एक्सीड कर जाए और वो हैंडल नहीं कर सकती है इतनी एनर्जी, तो इट कैन कॉज एक्सट्रीम इवेंट्स। क्योंकि अब नॉर्मल उसको पता नहीं चलेगा एनर्जी ने कहाँ जाना है, एंड वी कैन नॉट फॉलो द एनर्जी क्लाइमेट में किधर जा रही है, और वो एनर्जी फिर कहीं ना कहीं अपना अपना वो क्या कहते हैं एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, रेनफॉल, साइक्लोन्स शेप होंगे, हीट वेव से बोल एनर्जी उन्होंने डेसिपेट करनी होती है। एनर्जी ने कहीं ना कहीं तो जाना होता है, तो एक जगह वो फॉर्म करके जब लिमिट क्रॉस करती है तो वहां इवेंट हो जाता है। क्लियर? एनीवन अदर और क्वेश्चन हो आपके लिए? तो बेसिकली हमारा ये इम्बैलेंस होता है बजट में, तो हम वी कैन सर क्लाइमेट चेंज फॉलो। तो ये देखें जितनी एनर्जी 100% अगर सन से आ रही है लेट्स से, उसमें से कितनी वापस 30% जा रही है, वापस काफी रिफ्लेक्ट हो रही है, बादलों से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ अर्थ से, कुछ सरफेस से, तो दे आर डिफरेंट फिनोमेना, दिस इज रफ परसेंटेजेस। तो आप देखिए मैक्सिमम वापस जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही आपका ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये बढ़ने की वजह से आपकी लेट्स से आपकी रूफ में टेम्परेचर कैश हो रही है, आपकी हीट कैप्चर हो रही है और वापस नहीं जा रही, रिटेन हो रही है उसी जगह, तो वो आपके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा। सिंपल। क्लियर? एनी क्वेश्चन? Okay, so these are basically some quantities of different gases. इसमें बस basically carbon dioxide is the largest gas contributing. तो बाकी भी हैं। तो इसमें जो आपकी यहाँ CCFs इसमें है, CFCs, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CCFs। तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन है जो डायरेक्ट ओजोन लेयर को हिट कर रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी ज्यादा। This is the carbon content, ppm particles per molecule I think है इसका measuring unit, या parts per million ppm, parts per million contribution of carbon dioxide, और over the years it has increased. Clear? This is another representation of carbon dioxide. Okay, how do we determine carbon dioxide? How do we measure carbon dioxide in the air? Different phenomena through different years in which we started measuring how much data carbon emission को capture कैसे करते हैं, measure कैसे करते हैं, उस पर रिसर्च शुरू हुई। तो ऑफ कोर्स हमारे पास 1970s में जो डाटा कार्बन एमिशंस का इतना अच्छा नहीं है जितना अब है, क्योंकि हम तब सिर्फ एनालाइज कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्या क्या वजह। उस टाइम पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाज वन ऑफ द यू कैन से कल्प्रिट्स और अक्यूज्ड के ये कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम और भी चीजें CFCs को भी कर रहे थे चेक, आपके और भी डिफरेंट फिनोमेना से जो चेक करते हैं, व्हिच कैन कुड कॉज पीपल वर सेइंग कि अर्थ की जियोफिजिक्स की वजह से भी हो सकती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ये तब नोन चीजें थी हमारे पास। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा लेट्स से 60-70s के बाद हमें पता चला कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूरेट मेजरमेंट, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास बेहतर हो गए, और हमने ये डिटरमिन कर दिया कि क्लाइमेट चेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट। ओके, नाउ क्या फिजिक्स क्या है कि क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हीट के साथ लिंक करती है? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब की हमारी शुरू में रिसर्च करती थी, ये कोरिलेशन भी चेक किया, फिर हमने क्लाइमेट चेंज उसके साथ कोरिलेशन चेक करना शुरू किया, जो कि हाईली कोरिलेटेड आना शुरू हो गया, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उतनी ज्यादा कार्बन एमिशन होगी, जितनी ज्यादा कार्बन एमिशन होगी उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो तब ये भी डिबेट था क्या कोई डुअल इफेक्ट में, क्या ग्लोबल वार्मिंग कार्बन एमिशन ज्यादा करती है कि कार्बन एमिशन ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा करती है, ये भी एक डिबेट चल रहा है। आपको क्या पता है इसमें कॉज इफेक्ट कौन सा है? लेटर ऑन स्टार्टेड रूलिंग आउट अदर फैक्टर्स एंड when we started making simulations, मॉडल्स याद करना शुरू कर दिए, जब हमारे पास कंप्यूटिंग की इतनी पावर आ गई कि हमने मॉडल्स याद कर दिए। नाउ लुक एट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ppm और टेंपरेचर इन अकॉस्टिक कोर जो मिलोविच के साथ मैच करने की कोशिश की, इसमें देखिए कितना ओवरलैप है। इसमें आपको यहां से ट्रेंड पता चल रहा है कि थोड़ा सा डिले इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इफेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। आपको बहुत अच्छा, मैं उसको ओवरले करूं तो बहुत अच्छा ऑलमोस्ट परफेक्टली ओवरले हो सकता है विद स्मॉल डिले। ओके,
टेम्परेचर में थोड़े से बाद में डिस्कस करें। So do you agree now कि carbon emissions are causing climate change or not? Any question? समझ आ रहा है मुझे नहीं समझ ब्लैक हुए मुझे लगा यार बहुत अच्छे मैं बहुत अच्छा टीचर थे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट ठीक है एनीथिंग एल्स ओके दिस इज अच्छा हिस्टोरिकल इवेंट्स को ओवरले करें क्लाइमेट उसके साथ अगर हम चलो ये चेंजेस की हम बात करें तो छोड़ें हम ये चेंजेस जो हमारे ओवरऑल ये जो हमारा जो ग्रेड एरिया ना ये बेसिकली एरर ऑफ चांस है ये हमारे पास नोन डेटा है और ये एरर ऑफ चांस है और उसके बाद देखें सर रिलेटेड टू कितना एक्सेलरेट किया है आपकी वेरिएशंस जो नॉर्मल वेरिएशन आ रही थी ठीक है ये हमारा कोर टेंपरेचर था हमने जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज की बेसिकली चेंज इन प्रेसिपिटेशन है कि ओवरऑल दुनिया में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ गया फ्रॉम आफ्टर 2000 अब आपसे पूछते हैं या लेट्स से किसी मैं आम बंदे से पूछता हूँ या फार्मर से पूछता हूँ कि भाई आपकी आपको पता है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो गया तो आप कहेंगे कि मैं धूप में 36 डिग्री पे काम कर रहा था मेरे पास 36.5 में फर्क नहीं पड़ेगा फॉर नॉर्मल पर्सन को क्लाइमेट चेंज की क्या कहेंगे परसेप्शन बिलीफ या इम्पैक्ट का नहीं अंदाजा होता वो कहता है 0.5 या 1 डिग्री से फर्क कुछ नहीं होता ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो एम आई राइट तो फर्क 0.5 से क्या फर्क पड़ना है 0.25 से क्या फर्क पड़ना है क्या आपसे पूछ रहा हूँ you didn't add anything today ठीक है शरियार पढ़ेगा ठीक है अफाक राइट आई एम सॉरी आई एम नहीं पढ़ेगा और 1 सेकंड नहीं पड़ेगा नॉर्मल लेकिन आपकी जो सिस्टम इन्वायरमेंट का डिस्टर्ब हो जाएगा आपकी ओवरऑल तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको पता है जो फर्क डाल दी कोई इवेंट डाल दिया उसने कोई मेगा इवेंट आया वो आपकी ओवरऑल एवरेज में आपका लेट्स से आपके जो सारी क्लास की एवरेज आ रही है 4 जीपीए एवरेज आ रही है आप इसे एक स्टूडेंट होता है जो बहुत अच्छे नंबर ले लेता है ठीक है वो एक बंदा जिसके स्कोर बहुत ज्यादा उसने एवरेज में फर्क डाल दिया इसी तरह क्लाइमेट चेंज में ऐसी इवेंट आ जाएगी हीट वेव आ जाएगी ऐसी या कोल्ड वेव आ जाएगी जो आपका टेम्परेचर में ओवरऑल एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं आता दो एक्सट्रीम कोल्ड वेव आई है एक्सट्रीम कोल्ड वेव आई हीट वेव आई है उसका एवरेज तो 0 हो गया लेकिन उन्होंने तो भाई उन्होंने पूछा इसलिए 0.5 का ये मतलब नहीं है कि अगर 0.5 से चेंज हो रहा है आपकी सिस्टम की लाइफ में डिसरप्शन आ गया आपका फूड सप्लाई चेन खराब हो गई आपकी एग्रीकल्चर यील्ड में तब्दीली आ गई आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी पे इंपैक्ट आना शुरू हो गया एक इवेंट ने आपकी इतनी ज्यादा फसल तबाह कर दी पूरी दुनिया में तो 0.05 का भी फर्क पड़ा टेम्परेचर में लेकिन पाकिस्तान की एग्रीकल्चर तबाह हो गई पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे गिर गई So yes, even this 0.5 makes a lot. अगर broader picture में देखा जाए, तो it is very dramatic change. It is very, you can say, concerning, alarming. So don't. हम जो कहते हैं कि हम 2 डिग्री टेम्परेचर से कम की तरफ हमारा ये 2.5 डिग्री वो क्या बात है कि 0.5 तो हम हाउ टू कंट्रोल हो चुका है हम चाहते हैं इसको कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स टेम्परेचर लेवल तो हमारा एम आईपीसीसी का इन द नेक्स्ट फ्यूचर कि हम वी आर गोइंग टू roll back on our carbon emissions and go back to the pre-industrial temperature levels, which was 2 degrees centigrade, 2.5 degrees centigrade. हमने वापस लाना क्लियर हमारा जो करंट मॉडल है वो 2 पे ले 3.5 पे ले जा रहा है अभी आपको सिनेरियो में बताता हूं आपको कौन सा सिनेरियो है कितना चेंज आ सकता है टेम्परेचर Okay. Then is again different things that ये feedback के हम बात कर चुके हैं, right? कि एक चीज, yes. Excuse me, sir. Yes. Sir, don't you think कि यही notion के 0.5 डिग्री sir, don't you think कि ये जो notion है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस आपका
एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है ये जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि जैसे आपने बाकी के जो लोकल एरियाज के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन हो सकते हैं वो हो सकता है एक बहुत एक्सट्रीम पे वो मतलब हो जाती हैं। तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस मतलब ये हम सुनते हैं कि एवरेज टेम्परेचर वो अगली सेंचुरी में इंक्रीज हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग नहीं है सर लोगों के लिए? ये आपकी बात सही है, वो कह रहे हैं कि 0.5 reading for the base for a layman it's very simple and it will not have a big impact on that. तो जब हम डिजास्टर में हम जब पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं एक फार्मर से जाके कहते हैं कि आपको पता है कि 0.5 डिग्री या 1 डिग्री चेंज हो जाएगा, तो कहेगा नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहूंगा आपको पता है कि इस साल 10 साल आ पाएंगे, उसको फर्क पड़ गया, कहेगा हाँ, अब वो स्टेप लेगा। तो जो पब्लिक को हम बताते हैं वो हम क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स के बारे में बताते हैं कि जी फ्लड आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, आपकी ये तबाही हो जाएगी, आप इंश्योरेंस ले, आप वो करें। तो हम बेसिकली उसको उसको ये टेक्निकल साइंस है, ये मैं इस साइंस में इसको क्लाइमेट चेंज साइंस कहते हैं, इसको आप शायद ही पढ़ेंगे कहीं और। आप हमेशा क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मिटिगेशन उस चक्कर में चले जाते हो, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन या मिटिगेशन एट स्पॉट सिंपलर टू अंडरस्टैंड या पब्लिक को कन्वे करना ज्यादा आसान होता है, बजाय कि उनको बताएं 0.5 या 2 डिग्री। उसमें कहते हैं जी अगले 10 सालों में 50% ज्यादा सैलाब आएंगे, अगले 100 सालों में इतनी ज्यादा बारिश होगी या इतनी कम बारिश होगी। तो उनको दूसरी टर्म्स में समझाते हैं। Then again, कार्बन एमिशन कहां से ज्यादा आ रही है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कार्बन एमिशन? तो सबसे ज्यादा आपकी फॉसिल फ्यूल पर है। इसलिए आजकल सबसे ज्यादा काम हो रहा है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे। एंड अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में बात किया जाए तो सबसे एफिशिएंट कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है? The most safe is the wind energy, most efficient basically is the wind energy. लेकिन हम हमेशा रिन्यूएबल को सोलर एनर्जी में रखते हैं, बट द विंड इज द मोस्ट एफिशिएंट। इतनी एफिशिएंट आपकी ना हाइड्रो पावर है ना आपका, नो नो नॉट हाइड्रो पावर और योर लेट्स से सोलर एनर्जी, दीज आर लेस एफिशिएंट। इसका ये मतलब नहीं है ये रिन्यूएबल ये भी है दोनों, लेकिन विंड इज द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। सर सिंध में है तो जरूरी तो नहीं होता कि आप मेगा विंडोज लगाएं, आप स्मॉल स्केल में लगा सकते हैं। अगेन आई नो ये आपको ज्यादा अच्छा एडवांस कैसे मतलब बता सकते हैं एडवांस एनर्जी वाला, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है लिटरेचर जितना मुझे बताता है, लिटरेचर में साइंटिफिकली विंड एनर्जी इज द मोस्ट एफिशिएंट। ये आर्किटेक्चर में पढ़ा था, लेकिन इधर इस्लामाबाद में और दिल्ली में नहीं है। ऑफ कोर्स उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज तो हर चीज की होती है ना, उसके लिए तो मैं तो आर्ग्यू नहीं कर रहा केबल रॉक, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है ये कहने की केबल मैं ऊपर है, वो तो जो टेक्निकल बंदा है वो आपको बता सकता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान। यस अहमद Sir, I think hydropower is the most efficient form of renewable energy, sir. अहमद इज सेइंग हाइड्रो पावर इज द एनर्जी। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। ओके carrying on, then ice loss is how much ice is reducing, so what that is also probability. अच्छा, अब हमने जिसमें हमने बातें की ना सारी डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट कंपोनेंट्स, इन सब को इस मॉडल में कहते हैं क्लाइमेटिक सैंपल मॉडल। ओके, अब हम सिमुलेट कर रहे हैं कि अभी अगर ट्रेंड देखा जाए कौन सी गैस ज्यादा जा रही है तो किस लेवल तक जा रही है। नाउ वी आर गोइंग टू मॉडल। उसके लिए आईपीसीसी ने रिपोर्ट तैयार की है, एनुअल रिपोर्ट वॉल्यूम 5 बेसिकली आईपीसीसी ने लॉन्च किया। फिजिकल साइंस जो आज आप पढ़ रहे हैं इसका टोन डाउन कर दिया। देन इज क्लाइमेट चेंज जो हमारा मेन मकसद है, इम्पैक्ट एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी जो अर्बन प्लानिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और मिटिगेशन, लेकिन मिटिगेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट। हम सोशल एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट एंड एडेप्टेशन की रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। सो करंटली दिस इज द वॉल्यूम 2014 आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट is the बाइबल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से अंडरस्टैंड करनी है तो वही आईपीसीसी की रिपोर्ट्स पढ़िए।
इन मॉडल्स में जो मैं पहले हमने बात की थी सेपरेट, अगर हम नेचुरल फैक्टर्स को अकाउंट करें तो हमारी सिचुएशन इस तरह जाती है, और अगर ह्यूमन को ऐड करें तो हमारी अलग से ऑब्जर्वेशन और हमारी सिमुलेशन सेट होती है. So that means that one of another indicator that humans are basically causing climate change. This is scenario planning 1.5. हम कहते हैं कि 2045 तक हमें एम करना है 1.5 रिडक्शन का. This is one of the scenario कि हमने इसको कट डाउन करना है. हमने 1.5 को क्रॉस कर लेना 2045 तक. अगेन वही वाली बात एक लेमन को बताएंगे 1.5 50-100 सालों बाद it doesn't matter for them. But it matters for the scientist and you as a researcher or a critical thinker to know the impacts of small changes which can have kind of a butterfly effect happens to normal. If छोटी सी change can contribute towards a bigger event. So climate change is that. हम 4 scenarios बना रहे हैं. RCPs are represented in construction pathways. There are 4 scenarios made by ये scenario planning की किस्म है in which we make 4 scenarios. What will happen? 2.6 तक maximum जाएगी, 4.5 तक जाएगी, 6 तक जाएगी, 8.5 तक जाएगी. Now these are concentration pathways. इसका टेम्परेचर से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है. I'm not talking about temperatures. This is more like greenhouse emissions. उसको उसके साथ ताल्लुक है. Okay. ये हमारे सिनेरियोस हैं. 28,000 तक ये उस रिपोर्ट में 2008 तक एनालिसिस के मुताबिक हमारा देखिए कितना कार्बन एमिशंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो उस वजह से टेंपरेचर कितना रह सकता है. These are one of the scenario. Another prediction modeling. अगर ये देखें आपको इसको हिसाब करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को मैं आपको कांसेप्ट समझाना चाह रहा हूं. Right? So it's fine. Confused now. Again, there are different models. Here system scenarios are A2, AB1 with an RCP के उनके scenarios defined हुए हैं. Using this kind of scenarios हम कर सकते हैं कि हमने अब next steps क्या लेंगे. हम किस pathway पे जा रहे हैं. हमारा पहला pathway तो हम RCP 2.6 को follow करें minimum जहाँ concentration minimum हो जाए. लेकिन again जब तक हम पहुंचेंगे इस सालों तक तब हमें पता चलेगा कि हम कौन से path पे जा रहे हैं. इस level तक पहुंच के हमें idea होगा. Yes, So ये RCP explain करेंगे. This is representation of the concentration. कि कितनी कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन कार्बन मिशन है यहाँ ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं. इसमें सिर्फ कार्बन मिशन हम कह रहे हैं बाकी सबको ले रहे हैं कि ये ना कार्बन मिशन करते कम करते करते मीथेन को बहुत ज्यादा कर देते हैं. तो कह रहे हैं चारों गैसेस पांचों गैसेस इकट्ठा जाए और एक कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा इंक्रीज ना करे. वो एक मेजर है समथिंग एक मेजर है. अगेन ये टेक्निकल टर्म्स में जाएगा मैं इसको जाना नहीं चाहता. So representative concentration pathway scenarios. So these are some of ये हमारे current trend हैं और ये हमारे possible scenario हैं. तो depending upon कितनी concentration होगी उस लिहाज से हम predict कर सकते हैं किस तरह की events होंगी, कितनी severity होगी. जिस path को हम follow करेंगे उस लिहाज से हम determine कर सकते हैं क्या impacts हैं. 8.5 और हमारी basically different ये भी डिबेटेबल है. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं हम 4 पे हम कहता है 2 पे हम 6 पे कहता है. इसकी इतनी डिबेट थी कि मुझे खुद मैं ये जज नहीं कर पाया कि कौन से कंसंट्रेशन पे जा रहा है. देयर इज सो मच डिबेट ऑन इट, सो मच अनसर्टेनिटी. और इस पे भी अगेन क्योंकि मैं उस फील्ड का बंदा नहीं हूं तो इसलिए आई कैन नॉट से. ये तो उससे मेजर पॉइंट डिफरेंस है ना. लेकिन अभी तक ये हमें नहीं पता रिजल्यूशन है ना सभी बेटा मुझे कुछ नहीं है ये. और हमें क्या पता 2040 पर डिजाइन करने की नहीं करेंगे. हमें एक और चीज कहते हैं कि अगर हम फॉरेन की कार्बन एमिशन कट डाउन करते हैं ना तो एकदम क्लाइमेट चेंज कार्बन एमिशन प्रोग्राम कम होगा तब भी स्टीम यूनिट्स आएंगे. तो कह रहे हैं ग्रेजुअली कम करें आस्ते आस्ते से बढ़ेगा तो आस्ते आस्ते नीचे करें. एकदम कट ऑफ कर. और एक पहली बात हम कट ऑफ की जल्दी कर नहीं सकते. हमारी इंडस्ट्री हमारा बहुत कार्बन पे डिपेंड करता है. जल्द हो गया सर अभी तक इसमें जो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो.
तो इसी के यहाँ पे हमारे वल्नरेबिलिटी जो है रिपोर्ट्स बनेंगे और जो है हम आगे देखेंगे क्या हमें करना है। तो हमारे पास इतनी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज चाहिए तो फिर हम कैसे टैकल कैसे करेंगे मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, कुछ ना करने से ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, हो जाएगी, कुछ करने से कम डेप्थ हो। यही बात है, तो रिस्क कम हो सकता है, रिस्क कम नहीं हो सकता। लाइफ डेप्थ होगी, फ्लड आएगा ना, अगर बहुत घाटा पड़ी आएगी, डेप्थ होगी, लेकिन हमें वो डेप्थ से लेवल कम करना है, इंजरी कम करनी है, डैमेज कम करना है। ये हमारा एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मुझे बस ये है जब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होंगी तो हम किसकी तरफ डायरेक्ट होंगे कि हम That is more referring to the people who are climatologists, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको कि हम इस सिनेरियो में क्या करना है, हम बेसिकली करेंगे जो फ्लड आ रहा है, फ्लड की कैसे बैकएंड पे कितनी फ्लड आ रहा है, हमने बस करना फ्लड से लोगों को इतनी सोसाइटी को इतनी नॉलेज अवेयरनेस प्रिपेयरनेस या अपना मैनेजमेंट सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना बेहतर करें कि उन लोगों की जाने वाली फ्लड आरसीपी 8 पे है या आरसीपी 6 पे है, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे करें। अगेन लेवल ऑफ मे बी उसकी इम्पैक्ट डिफरेंट हो, लेकिन इम्पैक्ट करेगा करेगा। हमने बस वो इम्पैक्ट कम करना है, हम वही कहते हैं डिजास्टर रोक नहीं सकते, हम रेजिस्ट नहीं कर, हम उसको रिड्यूस करेंगे, उसका रिस्क रिड्यूस करेंगे, ये हमारा पर्पस है। सो क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का बहुत ही लेट्स आई वुड से लार्जर पिक्चर में बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। इसमें दोनों फिलॉसफीज आ जाती हैं, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जीईसी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। ये ओवरऑल एक टेक्नोलॉजी, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि दोनों को सीसीए और डीआरआर को दोनों एक ही पॉलिसी देते हैं या एक ही जगह पे दोनों को एनालिसिस किया है, इन दोनों को इकट्ठा मर्ज किया है। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अलग है, एनडीए में अलग है। क्लाइमेट चेंज वाले जितने मर्जी अच्छी पॉलिसी बना लें, एनडीए में उनके अथॉरिटी वो उनकी बात ही नहीं सुनेगा, क्योंकि दोनों एंटिटीज अलग है। एनडीए में अपना काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज वाले अपना काम कर रहा है। तो दोनों के जब तो प्रपोजल मेरी अपनी अगर ये प्रोपोजिशन है टू द गवर्नमेंट, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट एज वेल टू मर्ज मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनडीए टुगेदर। कार्बन इमिशन जो क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान खास करके पाकिस्तान की वैलिडिटी टू द वर्ल्ड कार्बन इमिशन बहुत कम है, ये क्या चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान अभी खास टाइम है, क्योंकि सर एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2035 तक जो हिमालयन ग्लेशियर है वो खत्म हो जाएगा। फिर बाद में उन्होंने खुद ही चेंज कर दिया था उसको, उन्होंने कहा था कि 2035 तक निकल के वो 2050 या 60 तक वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, उसके साथ साथ चेंज हो जाता तो है। इस हिसाब से अगर सर 2035 तक अगर वो मुकम्मल जो हिमालयन ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं तो हमारी कंट्रीब्यूशन तो वही बात है, ये तो बात है, तो क्लाइमेट जो ग्लेशियर में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। वो मिशन चाइना कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं, यूएसए कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको फिर एक डिबेट ये आती है कि जी उन्होंने डेवलपमेंट कर ली कार्बन इमिशन करके, हम लोग क्यों पीछे रह रहे हैं, हमें क्यों इंडस्ट्रियां लगाने दे रहे हैं, ये इशू आता है। तो उसके लिए उन्होंने इंसेंटिवाइज किया, आईपीसीसी जो रिपोर्ट आई थी या जो पेरिस एग्रीमेंट होता है, कोप 21 का आपने नाम सुना होगा, जिसपे रिसेंटली ट्रम्प ट्राई टू विथड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के मुताबिक डेवलप्ड कंट्रीज विल पे डेवलपिंग कंट्रीज टू सेट अप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। उसको कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, जीसीएफ। तो अगर आपको प्रोजेक्ट आपके जहन में है, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इंस्टीट्यूशन, यू कैन फॉर्मुलेट अ प्रोजेक्ट, गिव इट टू इंडस्ट्री एंड यू कैन गेट फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज इजीली। अगर किसी का प्रोजेक्ट फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने का मूड हो, कंसल्टेंसीज के साथ या किसी के साथ, क्लियर? ओके, सिनेरियोस में देखें आपके चेंज एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों सिनेरियोस में कितना चेंज आएगा, कॉन्सेंट्रेशन का लेवल चेंज होने से लेवल ऑफ चेंज इधर आपको देखें तो मे बी ओवरऑल एवरेज 1.5 या 2 बढ़ रहा है, इन सिनेरियो 2.6, और वर्स्ट के सिनेरियो 8.5 है, जहां आपका 9 डिग्री तक टेंपरेचर चेंज हो रहा है अप टू 21। तो हम कौन सा हम कहेंगे कि 2.6 से बेहतर है कि जितना डिले कर सकें, हो सकता है जितना डिले करेंगे तब तक नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, कोई नया रिन्यूएबल सोर्स मिल चुका हो, इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी हो, तो हम डिले कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा बढ़ेगा, कार्बन होगी होगी, हम डिले कर रहे हैं जितना डिले कर सकते हैं।
So depending upon the content in the air, how much it will impact your temperatures. COP21 की हम बात कर चुके हैं थोड़ी सी. First one was protocol which legally bound people to reduce the penalties. COP21 Conference of Parties जिसको कहते हैं Paris Agreement. They have emphasized that इस 2 डिग्री से हम पीछे हैं, ये pre-industrial level of 1750. ये हमारा aim है. 195 countries of the world are signatories and they are legally bound. Sorry, not legally bound. They have agreement है जो basically help out करता है to receive green climate fund from developed countries. इसलिए काफी लोग उससे साइन करते हैं. I think इसका signatory कौन 1-2-3 बस countries नहीं है दुनिया की, बाकी सारी हैं जो aim करती हैं कि they will reduce by themselves. Because internationally आप किसी पे बाउंड नहीं लगा सकते. I think video 3. Let's debate on that separately. नहीं, अब आप क्लास आई भी है, मैक्सिमम आधा घंटा है, सवा घंटा, क्या करें? ज्यादा हो गया? ये सर इनके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा. ये बात तो है. तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको जो वर्ड बता रहा हूँ ना, वर्ड जो छोटी-छोटी जो चीजें बता रहा हूँ, आपने खुद भी पढ़नी है. खुद ये बेसिकली चले आज लेक्चर वाइंड अप करते हैं, फिर इनफॉर्मली बात करता हूँ. If you have any question before I close the recording regarding today's lecture.